Hello, my dear student. How are you? I hope you are fit and fine because you are stay home and stay safe. Today we are study about remaining part of our 8th class geography second chapter. We are study last land. We are studying this chapter. Topic is land, but today we are study about soil. What is soil? What is soil? आज हम जो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था इसका कुछ भाग अभी शेष था, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, भूमि के बारे में। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आज पढ़ेंगे सोइल यानी मिट्टी के बारे में। तो लेट्स गो योर स्टडी ओवर चैप्टर नाउ। सोइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ सरफेस विच इज ए इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है और जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं या जीव जंतु हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारे मिट्टी होती है और मिट्टी के बारे में सब जानते हैं कि मिट्टी हमारे क्या काम आती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए रॉ कहीं ना कहीं से मिट्टी उपयोगी होती है। नेक्स्ट हमारे जो फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमारी जो मिट्टी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके साथ साथ मिट्टी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। तो ये टेबल समझाई गई, यहाँ देखिए पेरेंट्स लॉ, यानी कि इसके जो जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, परंपरागतता को निर्धारित करती है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मृदा को इन सभी चीज़ों से प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है रिलीफ, स्लोप एंड एल्टीट्यूड, यानी कि उच्चता, तुगनता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा, फॉन, यानी वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव होम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि मृदा की जो मोटाई को निश्चित करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल दैट्स अफेक्ट रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमन फॉर्मेशन, यानी जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी जो सोयल है उसके जो प्रभावित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारे लेयर्स ऑफ सोयल, यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है उसके लेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोयल आर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टी की जो परतें होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है जो हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज टॉप सोयल, यानी कि ऊपरी जो मिट्टी जो होती है उसके बारे में। द अप्रेस्ड लेयर विच इज रीच ए ह्यूमस विच मेक द सोयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, यानी कि जो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी जो मृदा होती है उसको टॉप सोयल। सब सोयल ये हमेशा जो बालू या क्ले के साथ जो उपमृदा होती है उसे कहा जाता है। वेदर डॉग, यानी कि हमारे जो अपक्षित चट्टानी पदार्थ होती हैं उनसे छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर, यानी उन चट्टानों छोटे छोटे रूप में पाई जाती है। अनवेदर जो पेरेंट्स रॉक होती हैं वह हमारे जनक चट्टानें कहलाती हैं। तो ये हमारे जो लेयर्स ऑफ सोयल थी वह हमारे 4 टाइप्स थी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोयल, यानी हमारी मृदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोयल, एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटेड सोयल, डेजर्ट सोयल, माउंटेन सोयल एक्सेट्रा, यानी कि हमारे जो ये सोयल है वो 6 टाइप की यहाँ पर हमें बताई गई है कि फर्स्ट में हमारे एलुवियल सोयल, नेक्स्ट ब्लैक सोयल, रेड, इसके बाद लेटेड, इसके बाद डेजर्ट, माउंटेन सोयल एक्सेट्रा। जो मिट्टी है, मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी हमारे बहुत उपयोगी होती है। अगर बात करते हैं हम फर्स्ट में तो एलुवियल सोइल, इसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके बाद ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी, रेड सोइल लाल मिट्टी, एक लेटराइट सोइल मरुस्थलीय मिट्टी, और नेक्स्ट हमारे माउंटेन सोइल जो कि पर्वतीय मिट्टी। ये हमारे सोइल के टाइप्स होते हैं। इस नेक्स्ट हमारे डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन, यानी किस प्रकार से मृदा का निम्नीकरण होता है और इसके संरक्षण के उपाय, यानी कैसे हम मिट्टी जो हमारी होती है वो उसको हम बच सकते हैं इसका, और संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी ख़त्म होती जाती है उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। द मेजर थ्रेट्स टू सोइल इज द एरोशन एंड
डिप्लेशन ऑफ सॉइल और बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, चाहे इसके साथ साथ मानवीय संसाधन होते हैं, वो दोनों ही संसाधन कह सकते हैं पूरी तरह से मानव और प्रकृति दोनों इसके लिए जिम्मेदार होती है, हमारी मृदा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए होती है। इसके बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉइल एरोशन इज ए मेनली द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्लड्स, लैंड स्लाइड्स, वेव्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफ्रोस्टेशन, ओवरराइजिंग रेन वॉश एंड एक्सेट्रा। यानी कि जैसे जैसे हम बात करते हैं हमारी मिट्टी की ऊपर की परत की, तो वो धीरे धीरे निकलती जाती है, क्योंकि मानवीय कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अगर मान लो प्रकृति की बात करते हैं तो भूसंकलन हो जाना, बाढ़ आ जाना, एक्सेट्रा। बट मानव की बात करते हैं तो मानव ने धीरे धीरे जैसे वृक्षों को काटना प्रारंभ कर दिया है, उससे क्या है जैसे वृक्ष कट गए हैं, उसी कारण से मिट्टी की जो उपजाऊपनता ख़त्म हो गया है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत सारी ऐसी रासायनिक दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग मानव करता है। इसी कारण से हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे उपजाऊपन और जो है वो समाप्त इसका होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारे मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि हम इसको संरक्षण का क्या क्या मेथड है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। फर्स्ट, द वेरियस मेथड बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व आर, हम निम्न मेथड द्वारा मिट्टी को हम बचा सकते हैं। कैसे? अफॉरेस्टेशन, यानी कि हमारे जो पौधों के, यानी कैसे? सॉइल एरोशन कैन बी चेक्ड बाय द प्लांटिंग मोर ट्रीज, द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल फेयरली एंड आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारे ये मिट्टी जो होती है, इनके बीच में आर्द्रता जो होती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। यानी चेक बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी कि हम अगर मान लो पौधे उगाते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूती से पकड़े हुए रहती है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, वो क्या करती है? पानी की जो बहाव होता है उसको भी पकड़े, उस मतलब बहाव जो होता है पानी का वो बहता रहता है तेज़ी से, लेकिन फिर भी वो पौधे खड़े हुए रहते हैं। मोल्चिंग करना, इसके बीच द bare ground between crops is covered with organic matter and drought resistant grass, यानी कि इसके पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। कंटोर्स बेयर्स along the contours of land, stone, grass and other vegetation are used the bearers, यानी कि अब बात करते हैं तो वही बात है कि इनके बीच में जो पत्थर होते हैं, घास होते हैं और भी वनस्पति चीज़ होती है जिनको रोकने में काम आती है, जिससे मिट्टी बहने से बच जाती है। रॉक डैम, यानी कि चेक डैम। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हग पिक्स ऑफ रॉक आर बिल्ड अप इन द अपहिल रीजन इन द ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर विच आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ। ये क्या करते हैं? हमारे जो ऊपरी इलाके, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बने हुए तो हैं, जिससे कि पानी को क्या करते हैं? इनके बहाव को धीरे कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी बहना कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव भी कम होता है। ट्रेस फार्मिंग इन माउंटेन ऑफ हिल रीजन, broad flat step over trays are made to practice farming. Crops are planted on each step which prevents the flow of water, thus preventing soil erosion. यानी कि यह जो ट्रेसिंग जो फार्मिंग होती है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से ये हमारे सिद्धिनुमा इस प्रकार से होती है, यानी कि इसको वेरिक फार्मा भी हम कह सकते हैं, हिसाब से की जाती है। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आर ग्रो इन अल्टरनेट रो एंड द सर्वल द क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि एक प्रकार में इंटर, यानी कि एक प्रकार में एक लाइन में पौधों को उगाना होता है। कंट्रोल प्लगिंग, इट इज़ अ मैनुअली प्रैक्टिस्ड बाय द प्लगिंग पैरेलल टू कंटोर्स ऑफ हिल्स रॉक टू हाउ फॉर्म ए नेचुरल बेरर फॉर वाटर which flow down the slope. It help of a retaining in the soil of practice region. Next is शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि हमारी जो कुछ समुच्चय रेखाएँ रोधिकाएँ जो होती हैं उसके बारे में, कि इन द ड्राई ऑफ ए कोस्टल आर ए रीजन वॉरियस रो ऑफ ए ट्रीज आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू चेक द मूवमेंट ऑफ द वाइंड इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉइल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें पौधों को एक से लाइन में लगा दिया जाता है, उसके बाद जो हवाओं की जो हलचल होती है उससे पता कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके बाद बिसाइड द अबव गिवन अवे फार्मर शुड यूज इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर इन प्लांट। नॉर्मल सी बात है कि जैसे मानव बहुत सारी ऐसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, तो ऐसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे इको फ्रेंडली हो, यानी में हमारी जो
पर्यावरण है उनसे रिलेटिव हो और उनको नुकसान नहीं पहुंचाती हो, इनका प्रयोग करना चाहिए। आई होप माय डियर स्टूडेंट आज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, जो हमारे थोड़ा रिमेनिंग पार्ट था। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है हमारे वाटर, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ।